Hello friends, welcome to the Spoken English episode. So, all have geared up for a new topic to learn today? Well, I'm so happy to be with you all. You know the reason why? Because you are so responsive and whatever I teach, you people, you respond me through your phone calls and SMS, and I'm very thankful for all of them. Then, till now we have been learning many things, but one of the most important thing that you have to know is the common mistakes that you commit and you don't know what are those mistakes. And today we are going to take up one such topic where we often commit mistake, and once you know where to use and how to use the verbs, you will be fantastic and fluent in speaking English. तो दोस्तों, हम बातचीत तो कर लेते हैं आम तौर से, लेकिन जब सवाल करने की बात आती है, जब आप किसी से प्रश्न करते हैं, तब आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें बहुत सी गलतियां होती हैं. सभी की नहीं होंगी, एक आधों की तो जरूर होती होंगी. तो आज के एपिसोड में आप जरा ध्यान से सुनिए और लिख के रख लीजिए, और उसके बाद जैसे छोटे बच्चे होमवर्क करते हैं स्कूल से आने के बाद, ठीक वैसे ही एपिसोड के बाद आप अपना होमवर्क जरूर करें. तो चलिए शुरू करेंगे आज का एपिसोड विथ द वर्ब डू. व्हाट इज इट? डू. सो डू. लेकिन डू वर्ब को सीखने से पहले एक छोटी सी बात आप जरूर समझ लें. डू जो शब्द है वो वर्ब के कैटेगरी में आता है. किसके कैटेगरी में? वर्ब के कैटेगरी में. जैसे ऑन, इन, एट, ओके, एंड आउट ऑफ, इनसाइड, अंडर, अबव, ये सारी चीज हमने पढ़ा था प्रीपोजिशंस में. तो अब जो डू है वो वर्ब में आता है. वर्ब का मतलब क्रिया. ओके, वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया. ठीक है. नाउ दिस वर्ब, देयर आर टू कैटेगरीज. ये वर्ब का दो कैटेगरीज है. वन इज मेन वर्ब. मेन वर्ब मुख्य क्रिया. अब इसके बाद एक आता है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया. सहायक क्रिया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. अब इन दोनों में अंतर लाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखेंगे कुछ मुख्य वर्ब्स यानी मेन वर्ब्स और कुछ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया. ओके, सो मेन वर्ब में, मेन वर्ब जानने से पहले आइए आपसे एक प्रश्न करूंगी कि आखिर ये वर्ब है क्या? ये वर्ब का मतलब क्या है और क्रिया का तात्पर्य क्या है? क्रिया यानी कोई भी कार्य करना. दैट इज वर्ब मीन्स द एक्शन दैट यू आर डूइंग, एंड दैट एक्शन व्हेन वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड वी कॉल इट एज व्हाट? वर्ब. ओके, सो आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को दर्शाने के लिए हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द को हम क्रियावाचक शब्द कहते हैं. अंडरस्टैंड? सो नाउ जैसे कि मैं अभी लिख रही हूं. मैं क्या कर रही हूं? लिख रही हूं. सो आई एम राइटिंग. राइट. ओके, और लिखने के साथ साथ मैं बात भी कर रही हूं, है ना? तो टॉकिंग. राइट? टॉक. ये मूल शब्द हैं. इस मूल शब्द के साथ इंग लगा दिया है क्योंकि कार्य अभी चल रहा है, इसीलिए. ठीक है. इसका एक और एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे कि मूल शब्द क्या है और उसके साथ किन शब्दों को और किन अल्फाबेट्स को जोड़ने से वो टेंसेस में बदलते हैं. उसका हम एक और एपिसोड में देखेंगे. लेकिन आज के लिए आप याद रखें केवल मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, है ना? तो लिसन. लिसनिंग. लिसन. देन वॉक, ईट, स्लीप. ओके, देन जंप, run, sit, stand, all those things, that the activities that you are doing, it's all comes under main verb. अब सहायक क्रिया क्या है? What is this auxiliary verbs?
These auxiliary verbs are very important verbs. See here, auxiliary verb में सबसे पहले तो बी फॉर्म कहते हैं हम. ओके, बी फॉर्म में आता है बहुत सारे लाइक इज, was, ओके, have, has, ओके, और डू वर्ब भी इसी में आता है. यहां तक सबको समझ में आई मेरी बात? फिर से मैं आपको दोहराऊंगी, मैं फिर से कहूंगी आपको, डू जो है वो वर्ब है. अब वर्ब का दो हिस्से हैं, पहला तो मेन वर्ब है और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है. और मेन वर्ब में आप जो भी मुख्य कार्य करते हैं वह सब कुछ मेन वर्ब में शामिल होते हैं. और इस मेन वर्ब के साथ, इस मुख्य क्रिया के साथ आप कुछ सहायक क्रिया भी जोड़ते हैं ताकि उस वाक्य का सही मीनिंग निकले. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम राइटिंग. ओके, आई एम राइटिंग, इसमें आपने आई एम राइटिंग, इसमें आपने एम लगाया, तो इसमें एम भी एक वर्ब है. अब देखिए, आई यहां पे ये सहायक क्रिया है, एम हेल्पिंग वर्ब एचवी, ठीक है, और ये मुख्य क्रिया है यानी एमवी. ठीक, अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे बिना सहायक क्रिया के कैसे होगा. जरा बोल के देखिए सेंटेंस अपने मन में. मन में क्यों, आप घर में बैठे हैं तो जोर से ही बोलिए. आई राइटिंग, आई राइटिंग, यू राइटिंग, ऑल राइटिंग, दे राइटिंग, यू राइट, एवरी राइट. जब छोटे बच्चे इंग्लिश बोलना सीखते हैं कुछ ऐसे ही गलतियां करते हैं. छोटे बच्चे ही क्यों, हम भी, क्योंकि सीखने के स्टेज में हैं हम लोग, तो ऐसी गलतियां तो स्वाभाविक है, आप लोग करते ही होंगे. तो ऐसी गलतियों को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई राइटिंग नहीं, आई एम राइटिंग. ओके, so this am is a helping verb. So helping verb will bring out the meaning of the whole sentence. Clear? तो आइए देखेंगे कुछ examples और various sentence patterns also. So let's begin with interrogative sentence. What is it? Interrogative sentences. Interrogative का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य, और इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क भी हम लगाते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस सी यूजिंग डू. जब आप डू लगाते हैं तो डू का प्रयोग शुरू में होती है, क्योंकि डू जो शब्द है वो यहाँ पर क्वेश्चन को दर्शाता है. ओके, सो प्रश्न को दर्शाता है. जैसे कि देखिए, डू यू have a pen? इसको हमने ऐसे नहीं कहा था you have do a pen or you do have a pen. No, do is used as a question word here, and that is why do will come in the beginning. Understand? Now one more question. Do you know him? इसके साथ ये है auxiliary verb, that is helping verb. ठीक है, और ये know क्या है? main verb. लेकिन ये जो know है वो main verb में होगा. main verb का जो मुख्य रूप है, जो बेस रूप है, जो बेस फॉर्म है, उसी को हम यूज करेंगे. ओके, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. मान लीजिए जैसे कि नो, ये इसका पहला फॉर्म है. दूसरा फॉर्म में ये क्या होगा? न्यू, पास्ट टेंस में. फिर पास्ट पार्टिसिपल में ये बन जाएगा नोन. सो ये है 3 फॉर्म्स. एक और वर्ड भी आप ले लीजिए, ईट. ईट का ये मुख्य रूप है जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं और जिसको फर्स्ट फॉर्म भी माना जाता है. इसका दूसरा फॉर्म क्या है? एट. आई एट एन एप्पल yesterday. ओके,
You eat your food. Now तीसरा फॉर्म क्या है? Eaten. क्या है? Eaten. He had eaten it very soon. So eaten. ये है तीसरा फॉर्म. तो हम जो है do के साथ केवल पहला फॉर्म ही यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? पहला फॉर्म, क्योंकि do प्रेजेंट टेंस है, तो do के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस. अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. व्हाट इज वन मोर एग्जाम्पल? Did he come yesterday? Did he come yesterday? अब do है प्रेजेंट टेंस और did होगा पास्ट टेंस में. सो क्वेश्चन यहाँ पे पास्ट टेंस है, क्योंकि ये कल की बात हो रही है यहाँ पे, जो घट चुका है. ओके, सो कल की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये जो do है वो बदल जाएगा did में. Did he come yesterday? Did you do your work yesterday? Okay. Now, did you ever realize it that you are committing a mistake? One more sentence. Did you check the lights? Did you switch off the fans? Did you switch off the cylinder before coming out? Okay. Did you wear your dress that I gave you? So, इन सब में देखिए आपका जो verb है वो फर्स्ट फॉर्म होगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. चाहे आप डू की बात कर रहे हैं या डिड की बात कर रहे हैं, ये जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ही होगा. कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं डिड ही केम यस्टरडे. क्या कहते हैं? डिड ही केम यस्टरडे. ये केम यस्टरडे बिल्कुल गलत है. इट इज ओनली कम. सो लिख के रख लीजिए, डू कम, डिड कम. ओके, so first form only you are going to use. Now a few more examples I'll give you to show this variation. Understand? So to bring variation, let us see a few more example. What is this example? Did you attend your phone call? Okay. Did you switch off the lights? Did, attend, switch. So, चाहे ये प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, आपका जो वर्ब होगा, जो मुख्य क्रिया होगी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा. दैट इज द बेस फॉर्म. ओके, सो जब भी आप किसी से बात करेंगे, आइंदा जब सवाल करेंगे, किसी से प्रश्न करेंगे, तो डिड यू अटेंडेड योर फोन कॉल? नो. डिड यू स्विच्ड ऑफ द लाइट? नो. ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. डिड यू ब्रिंग योर फोन टुडे और मोबाइल टुडे? ब्रिंग. मैंने ये नहीं कहा था कि डिड यू ब्रॉट योर फोन. नो. ओके, सो फर्स्ट फॉर्म कीप इन योर माइंड. दिस इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस. जब भी आप किसी से प्रश्न करते हैं तो आपका प्रश्न सबसे पहले ये जो डू है इसी के साथ शुरू होगी, और बीच में जब आप वर्ब लगाएंगे तो वो फर्स्ट फॉर्म का वर्ब होगा. और जब भी आप ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को बोलेंगे या प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तब एक बात आप जरूर याद रखें. सबसे पहले जब भी आप लिखेंगे तो लिखते हुए आपको वाक्य के अंत में प्रश्न का जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को लगाना बहुत जरूरी है. लिखते हुए अगर आप यहाँ पर प्रश्न का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है. ओके, जब नाउ
जब आप बात करते हैं, किसी के आमने सामने आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं उनको, या फिर उनसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, आपका टोन बदलना चाहिए। अंडरस्टैंड? टोन कैसे बदलेंगे आप? डिड यू ब्रिंग योर फोन? नो, क्वेश्चन है ना ये, डिड यू ब्रिंग योर फोन? सो एक्सप्रेशन के साथ जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है और इसमें इफेक्टिव रहता है। जो बंदा आपके सामने है, आप उनको समझने के लिए और ज्यादा आप जो है स्पेस क्रिएट करते हैं। इसका मतलब यू गिव हिम लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड यू। ओके, नाउ जैसे मैंने एक्सप्रेशन बोला था, उससे एक और बात मुझे याद आ गई, जो कॉमन एरर्स हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। अब देखिए, कुछ लोग प्रश्न इस प्रकार से भी करते हैं। ओके, कुछ लोगों का प्रश्न करने का तरीका ही उनके अपने ही अंदाज में करते हैं, जैसे कि डू यू नो हिम? यह है असली प्रश्न, जिस तरीके से आपको बोलना चाहिए। अब यू नो हिम, उनको लगता है कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया और उसका जवाब भी उम्मीद करेंगे लोगों से। अब ये तो ना तो एक क्वेश्चन है या कुछ भी नहीं। किसी भी वाक्य का जब आप टोन को बदल देते हैं, अपना फेस का एक्सप्रेशन बदल के जब आप बोलने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो प्रश्न नहीं है। ओके, आपको लगता होगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है क्वेश्चन करके, but this is not an actual question. The actual thing is that you have to use the question word and then at the end the question mark if you are writing. If you are talking, then the question word obviously. So you know him, you are writing, you are playing, you are coming. No, these are not at all questions. These are just, to make sure that you are asking a question, you change your tone. So tone बदलने से कोई भी sentence जो है वो question में नहीं बदल सकता। Understood? Now come to the next thing. Next set of sentences is, we have seen the interrogative sentences. The next set of sentence is negative sentence. How are we going to deal with the negative sentences? Okay, 1 minute. Now, negative sentence. Negative sentence को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, और नकारात्मक वाक्य के लिए एक प्रमुख चिन्ह होता है, जैसे हम प्रयोग करते हैं नॉट, NOT। ओके, सो इससे पहले हमने सीखा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप जो है प्रश्न का चिन्ह लगाते हैं, जिससे वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको पहचानने के लिए आपको ढूंढना होगा अगर वो सेंटेंस में नॉट है या नहीं। अगर वो शब्द नॉट है तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, सो यू नीड टू लुक आउट फॉर दिस वर्ड नॉट। इफ इट इज देयर, देन दैट इज एग्जैक्टली अ नेगेटिव सेंटेंस। आई डोंट नो हिम। आई है, डोंट है, नो हिम। नो प्रेजेंट टेंस, डू के साथ आपने नॉट लगाया। नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है डोंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वर्ड है, जिसको हम संकुचित शब्द भी कहते हैं। ओके, सो जब आप बातचीत करते हैं तब आपको डोंट का वर्ड यूज कर सकते हैं। I don't, you don't, he doesn't, she doesn't. Okay, so the short forms are mainly used in communication, that is speaking. Okay, but when you are writing, you should not write don't. It is actually do not. Now come to the next sentence.
You don't know that person. ओके आई के साथ मैंने लगाया डू, यू के साथ भी मैंने लगाया डू. ओके अब देखिए तीसरा सेंटेंस बड़े ध्यान से. शी नाउ शी डैज डू हर वर्क. इसमें मैं दो लिखूंगी, दो चॉइसेस हैं आपके पास. फर्स्ट है शी डजंट डू हर वर्क, शी डू नॉट डू हर वर्क. अब इन दोनों में सही उत्तर क्या है? Which one is the correct answer? Is it doesn't or it's a do not? Most of the time people commit this mistake. The correct answer is doesn't. It's not do not. Okay? I के साथ do लगाएंगे, you के साथ do लगाएंगे, लेकिन जब वो थर्ड पर्सन हो जाता है he और she और it, उसके साथ आप does ही लगाएंगे. Okay? He don't do his work. He don't do his work. He don't do his work. क्यों? He don't know him. He don't know him. Is it correct? No. इसको कहेंगे doesn't. Okay? So इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा टेबल मैं आपको दिखाऊंगी. So follow this table so that you can understand it better. Okay? So friends, till now you have seen usage of do in interrogative sentence and negative sentence. तो आज आपने सीखा कि कैसे आप क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कैसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. और अगले एपिसोड में फिर देखेंगे कि इसके अदर यूजेस क्या है और कैसे आप इस डू को बहुत प्रभावशाली रूप से प्रयोग कर सकते हैं. ओके? तो आइए देखेंगे आज आप कौन से वो 3 अद्भुत शब्द सीखने वाले हैं. मुझे उम्मीद है कि आपने कल जो बात सीखी थी, जो वर्ड्स आपने सीखे थे, आप उसका प्रयोग उचित ढंग से कर रहे होंगे. तो आइए देखेंगे व्हाट इज द वर्ड टुडे. टुडे द फर्स्ट वर्ड इज F-U-T-I-L-E. F-U-T-I-L-E, futile. What is it? Futile. Futile का मतलब है it's vain, बेकार में जाना. ओके? आप लाख कोशिश करते हैं किसी चीज को रोकने के लिए या किसी बात को रोकने के लिए, लेकिन आपकी कोशिश अगर बेकार हो गई, नाकाम हो गया, तो आप क्या कहेंगे? All my efforts went into futile. It was a futile effort to go and stop him. Okay? It was a futile thing to think to stop him. Understand? So futile means what? Vain. इसका एक और मतलब भी है useless. So all the plans were useless, you know, it didn't work out. तो उसके बदले अब क्या यूज करते हैं? All their plans went futile. It was not useful. Okay? So second one आप सीखेंगे furious. Furious शब्द जो है आपने सुना होगा काफी बार, लेकिन किस हद तक आप प्रयोग कर रहे हैं इसको भी जानना जरूरी है. Furious हम तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो, जब गुस्से से भड़क उठते हैं, जब किसी का प्रकोप आने लगता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? Furious. और Furious जो है इसका एक और यूसेज है फ्यूरी भी. फ्यूरी ही बेस वर्ड है, यानी मुख्य शब्द है, उस शब्द से ही निकला है फ्यूरियस. ओके? फ्यूरियस. नाउ फ्यूरियस का मतलब है टू बी एंग्री. ओके? wrath. wrath का मतलब भी एंगर. नाउ furious is also to fume. आग से बुलबुला जाना. All those expressions we use. She was furious because I broke her necklace. It means angry. Okay? My mother was furious when I came late from tuition. Okay?
You have a furious look. What is the matter? Understand? Now another one, fume भी. Fume का मतलब भी angry है, but the degree is high. Okay, the degree is changed. It is of little higher degree. So fury. Fury जो है हम केवल मनुष्य की भावनाओं के लिए हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि even for the nature also we can say the river is looking furious, you know, there may be floods at any time. The fury of the nature, इसका मतलब प्रकृति का प्रकोप या प्रकृति का गुस्सा. तो इस प्रकार आप जो है फ्यूरी, फ्यूरियस को यूज कीजिए. ओके, एंड डोंट बी फ्यूरियस एंड डोंट बी फ्यूरी when you don't know anything, but in fact be at peace and try to learn things that comes on your way. Okay, so I hope you might have understood today's episode, and if you have any suggestion, if you have any opinion, please make sure you call us or you send an SMS, and we will be waiting for your calls. Thank you so much, and we will meet in the next episode. Until then, goodbye and take care.